चलिए, ये हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी का सेकंड लेक्चर है। एक बार आपको, क्योंकि पहला लेक्चर जो था वो सिर्फ इंट्रोडक्टरी था, तो एक बार उसमें जो चीज़ें हमने काम की समझी थी उन्हें जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं। एक हमने समझा कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है उसे हम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कहते हैं। इसको हमने दो तरीके से डिफाइन किया। एक तो हमने कहा हमें एवरेज करंट। एवरेज करंट क्या होता है? जो भी टोटल चार्ज फ्लो करता है से Q और जितने टाइम में वो फ्लो करता है से T, ये एवरेज करंट होता है। स्मॉल क्यू से डिनोट कर देता हूँ, शायद पिछली बार स्मॉल क्यू से डिनोट किया था। इसी तरह फिर एक आता है I इंस्टेंटेनियस, जिसे हमने कहा हम dQ/dt से करेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम हम कांस्टेंट करंट के साथ डील कर रहे होंगे, लेकिन अगर कभी कोई वेरिएशन होगा तो ये दो फॉर्मूले हमारे पास हैं। ठीक है। करंट जो है उसका SI यूनिट एम्पियर है, और 1 एम्पियर का मतलब है 1 कूलम पर सेकेंड। यदि 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में किसी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को क्रॉस करता है तो वहां से फ्लो करने वाला करंट 1 एम्पियर का कहलाता है। ठीक है ना। हम कहें कि अगर कोई कंडक्टर है और उसके हर क्रॉस सेक्शन को 1 कूलम चार्ज क्रॉस कर रहा है पर सेकंड, तो उस कंडक्टर में फ्लो करने वाला करंट 1 एम्पियर है। ठीक है। अगर हम इसी को इंस्टेंटेनियस के टर्म में डिफाइन करना चाहें तो हम कह सकते हैं अगर किसी कंडक्टर के किसी क्रॉस सेक्शन को किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे 1 कूलम चार्ज क्रॉस करता है 1 सेकेंड में, तो उस समय का, उस 1 सेकेंड का इंस्टेंटेनियस करंट जो है वो हमारे पास 1 एम्पियर का है। ठीक है। अब देखो, जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, यानी कि इतने कूलम चार्ज का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन, ये 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। अगर मैं कहूं मुझे 1 कूलम चार्ज चाहिए तो मुझे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो हो जाएगा दिस मच। 1 कूलम चार्ज विल बी प्रोवाइडेड बाय दिस मच इलेक्ट्रॉन्स। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, यहां से ये बात ऊपर ले जाएं हम, ठीक है ना, इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये ऊपर लिख सकता हूं मैं ऐसे करके 10⁻⁹। अब अगर इसे हटा दूं तो ऊपर इसे 10 बना लूं मैं, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर लिया। इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इसमें से एक 10 और एक 100 फ्री कर लेता हूं, यानी कि 1000। 3 जीरो हटा करके अलग से लिखूंगा, तो 3 जीरो हटाने के बाद यहाँ पे कितना बच जाएगा मेरे पास, या चलो एक ही हटा लेते हैं, 18 करते हैं इसे। 18 किया और ये 100 कर लिया मैंने, अब 4 से कैंसिल किया, यानी कि 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, अगर वो एक साथ दिए जाए तो उनके पास जो चार्ज होगा वो 1 कूलम का होगा। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर किसी पॉइंट से 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड क्रॉस करते हैं तो उस पॉइंट से फ्लो करने वाला करंट 1 एम्पियर होता है। तो हम 1 एम्पियर को इस तरह से कर सकते हैं। दूसरी चीज थी करंट। हमारे पास पहला डिवीजन है, हमारे पास स्केलर है या वेक्टर है। सिर्फ 2 ही डिवीजन है, वी आर कंसिडरिंग ओनली 2 डिविजन्स। तो करंट जो है वो स्केलर को आएगा। लेकिन अगर हम 3 डिविजन्स लेते हैं, स्केलर, वेक्टर, टेंसर, ठीक है, स्केलर, वेक्टर, टेंसर, तो ऐसे केस में करंट जो है वो इस ग्रुप टेंसर को बिलोंग करेगा। अगर 2 ही डिवीजन है तो करंट स्केलर कंसिडर किया जाएगा, अदरवाइज अगर आपके सारे डिविजन्स आ जाएंगे तो करंट टेंसर कंसिडर किया जाएगा। टेंसर वो जिसका पास मैग्नीट्यूड है, जिसके पास डायरेक्शन भी है, और जो हमेशा वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन को ओबे नहीं करता, पर उसके इफेक्ट्स जो हैं वो डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है ना। चलिए देखते हैं अब हम कि करंट की डायरेक्शन ऑफ फ्लो क्या होता है। करंट के पास अगर डायरेक्शन है तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। तो करंट जो है उसके डायरेक्शन ऑफ फ्लो को बताने के लिए हम कहते हैं ऑपोजिट
टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज। जिस डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज मूव कर रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन कंसीडर की जाती है। नेगेटिव चार्ज में वो इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, वो कोई नेगेटिव आयन भी हो सकता है। ठीक है, कोई भी चीज है नेगेटिव है चार्ज अगर, तो फिर उस जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रही है, एक बॉडी हो गई हमारे पास नेगेटिवली चार्ज है, वो मूव करती है, तो जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट कंसीडर किया जाएगा। ठीक है ना। फिर हम ये भी कह सकते हैं in the direction of flow of positive charge। जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है हम करंट की वही डायरेक्शन ले सकते हैं। अगर मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज जो है, ये पॉजिटिव चार्ज इस तरह से मूव कर रहा है, ये इसकी वेलोसिटी है, तो करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये इसी की डायरेक्शन जो है वो करंट की डायरेक्शन भी हो जाएगी। ठीक है ना। दिस इज पॉजिटिव चार्ज, ऐसे पॉजिटिव चार्ज है। और यही अगर ये कोई नेगेटिव चार्ज है और ये इस तरह से मूव कर रहा है तो करंट की डायरेक्शन इसके फ्लो के ऑपोजिट हो जाएगी। ठीक। अब एक और तरीके से इसकी डायरेक्शन बताई जाती है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेशनरी चार्ज की वजह से प्रोड्यूस नहीं है, ये जो है इलेक्ट्रोडायनेमिक फील्ड है, ना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। और ये मूविंग चार्जेस की वजह से जब करंट फ्लो करता है उस समय जो कंडक्टर के अंदर फील्ड प्रोड्यूस है उस फील्ड की बात हो रही है, उस फील्ड के डायरेक्शन में जो है करंट होता है हमारे पास। ठीक है। फिर हम ये भी कह सकते हैं, एक और डायरेक्शन देने का तरीका है, करंट इज डायरेक्टेड फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ये करंट्स की डायरेक्शन देने के हमारे पास कुछ कॉमन तरीके हैं। पहला क्या बोला हमने, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज। दूसरा क्या बोला, इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ये करंट की डायरेक्शन है। तीसरा क्या बोला, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कौन सी वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। दूसरा फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इसका मतलब अगर ये बैटरी है और मान लीजिए ये क्लोज सर्किट है, कुछ सर्किट एलिमेंट्स होंगे यहाँ पे, क्लोज सर्किट है, तो इस बैटरी के लिए हमें मालूम है ये जो बड़ा वाला डंडा होता है ये हायर पोटेंशियल का होता है, ये लोअर पोटेंशियल का होता है। तो करंट यहां से इसके लिए फ्लो करना चाहेगा, तो बाहर के सर्किट में देखना है, बैटरी के अंदर का भी हमने डिटेल नहीं पढ़ी है, तो यहां जो करंट फ्लो करेगा उसके पास हमें ये पाथ दिख रहा है कि सर्किट के थ्रू पाथ ये है, तो ये इस तरह से जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये चीज। तो ये इस तरह से फ्लो करेगा, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है। अगर मान लीजिए ये एक रेजिस्टर लगा हुआ है, यहां का पोटेंशियल 10 वोल्ट है, ये मान लीजिए 5 ओम का है, और इधर 4 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। इस पॉइंट का पोटेंशियल तो मुझे पता है, इस पॉइंट का पोटेंशियल मुझे पता नहीं है, यहां का V कितना है दैट आई डोंट नो। मान लो ये पॉइंट A है तो ये VA हो गया, और मान लो ये पॉइंट B है तो VB मुझे पता नहीं है। पहली चीज तो ये है कि आप सोच सकते हो कि VB जो है वो 10 वोल्ट से बड़ा होगा या छोटा होगा। तो अब हमने देखा करंट ऐसे फ्लो कर रहा है और हमें मालूम है करंट जो है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे फ्लो करता है, तो ये लोअर पोटेंशियल में होगा। तो सबसे पहली कंक्लूजन तो हमें ये मिल गया कि VB लेस देन जो है वो VA हो गया। ठीक है। अब यहां से यहां जाने में रेजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो पोटेंशियल ड्रॉप IR से दिया जाता है। तो इससे हमें कंक्लूजन मिला कि VA माइनस VB इक्वल्स टू IR होगा। अब VA की वैल्यू आपको पता है 10 वोल्ट, VB को अभी VB रहने देते हैं, I भी पता है, R भी पता है, तो ये 20 वोल्ट आया आपके पास। तो VB को अगर सब्जेक्ट बनाए तो VB इक्वल्स टू ये 20 इधर आ गया, 10 में से 20 माइनस हो जाएगा, माइनस 10 वोल्ट पे हो गया। ठीक है ना, ये लोअर पोटेंशियल का पॉइंट हो गया हमारे पास। ओके,
तो अब हमें करंट की डायरेक्शन क्लियर है। इस पर्टिकुलर चैप्टर में जिस करंट के साथ हम डील कर रहे हैं वो डीसी है, डायरेक्ट करंट, ठीक है ना। लेटर ऑन हमारे पास आगे जाकर के एक एसी का भी चैप्टर आएगा, ऑल्टरनेटिंग करंट। तो अभी हम डीसी की बात कर रहे हैं, एक बेसिक आइडिया ले लेते हैं कि डीसी कैसे कह रहे हैं, एसी कैसे कह रहे हैं। एसी तो डिटेल में हम बाद में ही पढ़ेंगे। अगर कोई करंट जो है एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है तो उसे हम डीसी करंट कहते हैं, ठीक है। उसकी डायरेक्शन फिक्स हो गई फ्लो करने की। सर्किट में हमारा एक एलिमेंट लगा हुआ है, उस एलिमेंट में वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, उसकी डायरेक्शन कभी चेंज नहीं होती है, वो उसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो फिर हम कहते हैं ये जो फ्लोइंग करंट है वो डायरेक्ट करंट है। ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है? जिसकी डायरेक्शन पीरियोडिकली जो है रिवर्स होती है, यानी कि पहले ऐसे जा रहा था तो हो सकता है कुछ देर के बाद ऐसे जाएगा, फिर कुछ देर के बाद ऐसे, फिर कुछ देर के बाद ऐसे ऐसे। जबकि डीसी अगर वो ऐसे जा रहा है तो वो हमेशा ही इसी डायरेक्शन में चलता रहेगा, इसी डायरेक्शन में जाता रहेगा, इसमें कभी चेंज नहीं होगा। लेकिन एसी होगा तो एक बार इधर गया, फिर एक बार इधर आएगा, फिर एक बार इधर जाएगा, फिर एक बार इधर आएगा, तो इस तरह से फ्लो होता है। इसे हम ऑल्टरनेटिंग करंट कहते हैं, ठीक है। वो हम बाद में समझेंगे कि ऑल्टरनेटिंग करंट को कैसे डील करना है। अब डीसी करंट जा तो इधर ही रहा है, एक ही चीज इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि एक ही डायरेक्शन में फ्लो करना चाहिए डीसी करंट को, टाइम के साथ उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्या वैल्यू की कोई बात नहीं हुई, मैग्नीट्यूड की कोई बात नहीं हुई, तो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट भी हो सकता है। 3 एम्पियर का ही करंट फ्लो कर रहा है और हमेशा 3 एम्पियर का ही करंट फ्लो कर रहा है, टाइम के साथ उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही, डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रही, तो ये स्टेडी डीसी करंट हो गया, स्टेडी डीसी करंट। लेकिन अभी 3 था, फिर 2 हो गया, फिर 5 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, बदल रही है इसकी वैल्यू, या 2 से बढ़ते बढ़ते 5 हुआ, 5 से कम होते होते फिर 2 हुआ, 2 से बढ़ते बढ़ते फिर 5 हुआ, तो इसमें क्या वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, चेंज कर रही, पर डायरेक्शन मान लो तो सेम ही है। तो ऐसे केस में ये डीसी करंट जो है वो वेरिएबल डीसी कहलाएगा या अनस्टेडी डीसी कहलाएगा, अनस्टेडी डायरेक्ट करंट कहलाएगा, ठीक है। अब हमारे पास जो है अगली चीज जो है वो हम जो समझना चाहते हैं उसके लिए हम कुछ चीजें समझ लें। कुछ मैंने पिछले लेक्चर में आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया दिया था, फिर से हम कुछ चीजें समझ लें तो ज्यादा आसान रहेगा हमारे लिए। सबसे पहली बात करते हैं कि हमारे पास कोई एक कंडक्टर है, सपोज दिस इज अ कंडक्टर, ये कंडक्टर प्रेजेंट है। अभी इस कंडक्टर के अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन नहीं किया गया है, ये कंडक्टर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इस कंडक्टर के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। स्टिल इस कंडक्टर के अंदर बहुत ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, अ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। मान लो ये मेटल X है, दिस मेटल इज X, और X के हर एटम के लिए एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, यानी कि जितने एटम्स हैं उसके अकॉर्डिंगली आप इसके नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंप्यूट कर सकते हो। अगर 10 एटम होंगे इसके अंदर तो 10 फ्री इलेक्ट्रॉन, पर एटम एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसका मास नंबर जो है वो A है, मान लो आप, या ऐसे ले लेते हैं, कोई ले लेते हैं, एक नंबर ले लेते हैं ऐसे ही आर्बिट्री। मान लो कि इसके लिए जो 1 मोल है वो 20 ग्राम है, सपोज, ठीक है ना। 1 मोल ऑफ दिस मेटल इज 20 ग्राम। ये सिर्फ एग्जांपल के लिए ले रहे हैं, आई एम नॉट गोइंग इनटू केमिस्ट्री। हो सकता है आप 20 का निकाल करके कहो कि सर ये मेटल नहीं होता, तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। आप कॉपर लेना चाहो तो कॉपर ले सकते हो। तो मैंने कहा मान लो 20, कन्वीनियंस के लिए ले रहे हैं, सिर्फ समझना चाहते हैं। ये एक मेटल है जिसके लिए 1 मोल का मतलब 20 ग्राम है, तो 20 ग्राम ऑफ दिस सब्सटेंस का मतलब कितने एटम्स हो गए। ये मेटल है तो एटम्स के टर्म में बात करेंगे तो अवोगाड्रो नंबर के बराबर 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स हो गए, ठीक है। 20 ग्राम वॉज 1 मोल, ठीक है। और इसको मान लेते हैं ये 100 ग्राम की वायर है, तो अगर ये 100 ग्राम की वायर है तो इसमें कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इसी को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 5 इंटू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स हो गए। अब आपसे कहा जितने एटम्स उतने ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि आपसे कहा गया कि ये वाला मेटल जो है उसमें एक एटम एक फ्री इलेक्ट्रॉन देता है। हो सकता है कोई एटम ऐसा भी हो जो 2 देता हो, किसी और तरह का, से कोई मेटल वाई है वो 2 देता हो, अलग देता हो इससे। लेकिन अभी हमने जो कंसिडर किया उसमें एक एटम से हमें एक इलेक्ट्रॉन मिलता है, ठीक है।
तो इतने ही हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए अभी इसके अंदर। अब ये 100 ग्राम का मेटल है, वॉल्यूम इसका कोई बहुत ज्यादा तो होगा नहीं, वॉल्यूम इसका छोटा सा होगा क्योंकि डेंसिटी तो बहुत हाई है। तो अब अगर आप देखो तो अगर एक छोटे से वॉल्यूम से मैं इसको डिवाइड भी कर दूं तो ये टोटल वॉल्यूम में प्रेजेंट फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, तो पर यूनिट वॉल्यूम के मेरे को फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे। ठीक है ना? तो क्या हुआ, हमारे पास बहुत ढेर सारे एटम्स हो गए पर यूनिट वॉल्यूम, लार्ज नंबर ऑफ, बहुत ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स हो गए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो बहुत ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम मेटल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जैसे मान लो ये 100 ग्राम का है, थोड़ी देर के लिए फॉर इंस्टेंस हम ले लेते हैं कि इसका वॉल्यूम जो है वो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर है, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम है। इसको एसआई में चेंज करें, 1 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करते तो 10 की पावर 2 आता है, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर है तो 10 की पावर 6 हो गया हमारे पास, यानी कि 10 की पावर -6 क्यूबिक मीटर। ये वॉल्यूम बहुत छोटा है। अब अगर इस वॉल्यूम से इसको डिवाइड करें तो ये नंबर तो और बड़ा ही हो जाएगा वहां पर, यानी कि देयर आर वेरी लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इनसाइड अ कंडक्टर। अब बहुत ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर प्रेजेंट है, वो रैंडमली पोजीशनड है, कहीं भी हो सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो अब बहुत ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर आप मान लो प्रेजेंट है। क्या ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स रेस्ट पे हैं इस समय? नो पोटेंशियल डिफरेंस इज मेंटेन। टेम्परेचर जो है वो रूम टेम्परेचर ले लो, रूम टेम्परेचर पे हम वर्किंग कर रहे हैं। तो नहीं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स मोशन में होंगे, बिल्कुल उसी तरह से मोशन कर रहे होंगे जैसे गैस के मॉलिक्यूल्स करते थे। गैस के मॉलिक्यूल्स का रैंडम हैप्पैजार्ड मोशन होता था ना, उसी तरह से ये भी मूव करेंगे। ये यहाँ से मूव करता है, इधर चला जाता है, इधर चला जाता है, इधर चला जाता है, इधर आ जाता है, इधर आ जाता है, इधर चला जाता है, इधर आ जाता है। तो मतलब और ये ऐसे स्लो नहीं होगा जैसे मैंने, बहुत फास्ट है, ये बहुत तेज मूव कर रहे होते हैं। इनका ऑर्डर जो है वो बहुत ज्यादा होता है, 10 टू द पावर 4 मीटर पर सेकेंड से लेकर के 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड का ऑर्डर होता है। बहुत हाई स्पीड से मूव कर रहे होते हैं, ये थर्मल मोशन है इनका। ठीक है, ये सारे इसी तरह से मूव कर रहे होंगे। इस मूवमेंट में ये एक दूसरे से टकराएंगे, प्लस उन आयन से भी टकराएंगे। पहले एटम थे, एटम से ये फ्री हुए फ्री इलेक्ट्रॉन होने के लिए, तो वो एटम आयन में कन्वर्ट हो चुका है, तो वो उन आयन से भी टकराएंगे, कोलिजन्स करेंगे। तो इनका कोलिजन होगा मूवमेंट में, एक दूसरे से भी और आयन्स के साथ भी। बिल्कुल वैसे जैसे गैस के मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते थे, गैस के मॉलिक्यूल्स जिस कंटेनर में गैस कंटेंट होती थी उसकी बॉल से टकराते थे, बिल्कुल इसी तरह से ये भी कोलिजन्स करेंगे। ठीक है, उसमें आपको याद है आपने एक टर्म डिफाइन किया था, मीन फ्री पाथ। यहां पे भी वही मीन फ्री पाथ है, सेम टर्म है हमारे पास, मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ क्या है? एक इलेक्ट्रॉन के 2 सक्सेसिव कोलिजन होने के बीच में वो जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, जो पाथ लेंथ ट्रेवल करेगा, वो मीन फ्री पाथ है। अब देखो मीन क्यों बोला जा रहा है? अब पहला टकराया, पहला कोलिजन हुआ, दूसरा कोलिजन हुआ, तब तक में वो d1 डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका था। दूसरे से तीसरे में जब कोलिजन हुआ तो वो कोलिजन में थोड़ा उसको टाइम ज्यादा मिला और उसने डिस्टेंस ज्यादा कवर कर लिया। सपोज d2 ट्रेवल कर लिया d1 की जगह, डिफरेंट डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। तो हमने क्या किया, ऐसे बहुत ढेर सारे कंसिडरेशंस में लिए और सारे इलेक्ट्रॉन्स के कंसिडरेशन में लिए और उसकी एवरेज निकाल दी, उसे हमने कहा मीन फ्री पाथ हो गया। और जो 2 सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच का इंटरवल है उसका भी एक एवरेज निकाल दिया। उस एवरेज को हमने बोल दिया कि वो मीन रिलैक्सेशन टाइम है, या सिंपली रिलैक्सेशन टाइम भी उसे बोलते हैं। इट इज द इंटरवल बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन्स ऑफ सेम इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना? अब देखो सबके अलग अलग हैं ये, लेकिन हमने क्या किया, हमने इफेक्ट वो लेने के लिए मान लिया कि एक एवरेज वैल्यू कंसिडर कर ली कि जिसके बाद हम लेंगे तो हमारे इफेक्ट्स वेरी नहीं करेंगे, तो हमें एक्सप्लेन करना आसान होगा। तो सिर्फ एक मानने वाली एजम्पशन लेने वाली बात है यहाँ पे। ठीक है ना? एक्चुअलिटी इससे अलग है, लेकिन उसको बोलना बहुत लंबा हो जाता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो हम ऐसा मान ले रहे हैं कि जैसे सभी एक ही टाइम के बाद कर रहे हैं, जबकि एक इलेक्ट्रॉन ही पहले कोलिजन दूसरे कोलिजन का बीच का जो रिलैक्सेशन टाइम है, दूसरे और तीसरे में जो रिलैक्सेशन टाइम है, वो उसी का सेम नहीं होगा। तो हमने सबके लिए पहले उनकी एवरेज निकाली, एक एक इलेक्ट्रॉन की, फिर उन एवरेजेस की रिलैक्सेशन टाइम्स के सभी इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के एवरेज निकाली, उसे हम एवरेज रिलैक्सेशन टाइम कह रहे हैं।
जैसे वहां पे जो गैस के इफेक्ट्स होते थे वो कैलकुलेट करने के लिए हम उसकी आरएमएस वेलोसिटी लेते थे, वैसे यहाँ थर्मल वेलोसिटी जो है वो उसी तरह का फंडा है हमारे पास, तो उसका भी वर्किंग अगर हमें करनी होगी तो आरएमएस वेलोसिटी लेंगे, यानी कि आरएमएस वेलोसिटी इनटू एवरेज रिलैक्सेशन टाइम करेंगे तो मीन फ्री पाथ मिलेगा। वीआरएमएस इनटू, मैंने शायद एवरेज बोला है, वीआरएमएस में करेक्शन कर देता हूं अगर एवरेज बोल दिया है तो, वीआरएमएस इनटू रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम को टाउ से डिनोट करते हैं, ये मीन फ्री पाथ होता है, मीन फ्री पाथ हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो हमें एक चीज क्लियर हो गई ये थर्मल के लिए, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो रिजल्ट क्या होगा हमारे पास। अब आप एक बार टाउ का कंसिडरेशन करो, नहीं तो गैस के एनालॉजी में भी चल सकते हो आप। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन टाउ या वीआरएमएस पे क्या इफेक्ट आएगा, आप सोचो। यही जो मॉलिक्यूल ऐसे जा रहा था, ये सॉरी इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा था, टेम्परेचर बढ़ने पे क्या होगा, इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी तो बहुत तेजी से मूव करेगा। यानी कि अगर मान लो इसका कोलिजन पहला यहां पे होता था या यहां पे होता था पहला कोलिजन, या कहीं पे भी होता था, तो अगर इसकी स्पीड बढ़ जाएगी तो एक तो ये डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है ना, जल्दी जाके कोलाइड कर जाएगा। तो इसका मतलब जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, वो डिक्रीज करेगा हमारे पास, ठीक है। क्लियर है ये चीज। तो अब हमने कुछ टर्म समझ लिए, अब एक और चीज समझते हैं। ये जो थर्मल वेलोसिटी है इनकी, जिससे हमने आरएमएस निकाला है, वो थर्मल वेलोसिटीज मान लो इलेक्ट्रॉन्स की u1 वेक्टर, u2 वेक्टर, u3 वेक्टर, ऐसे करते करते अगर कैपिटल N वेक्टर्स, N फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, कैपिटल N फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो मैंने भी यहां पे निकालना आपको सिखाया था। मान लिया लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो कैपिटल N है गिनती में, ये इन सबकी थर्मल वेलोसिटीज है। आपने इसी की मदद से आरएमएस वेलोसिटी निकाली है। तो अगर इनका समेशन करें हम, u1 प्लस u2 प्लस u3 एंड सो ऑन, सबको सम कर दें तो ये हमेशा हमारे पास 0 आता है, ठीक है। कारण क्या है, अगर ये आ जाएगा तो कुछ इलेक्ट्रॉन का नेट मोशन बन जाएगा, और नेट मोशन बन जाएगा तो इलेक्ट्रॉन अगर नेट रूप में मोशन में तो चार्ज मोशन में, और चार्ज मोशन में तो करंट। इसका मतलब जब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं अप्लाइड है तो उस समय भी करंट का फ्लो होना चाहिए, जो कि नहीं हो रहा है तो इसको 0 ही होना चाहिए। आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, इसकी वैल्यू भी बड़ी हो जाएगी, 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 इन सबकी वैल्यू बड़ी हो जाएगी, लेकिन इस समेशन की वैल्यू नहीं चेंज करेगी, वो 0 ही रहेगी। आप टेम्परेचर कम करोगे तो भी इसकी वैल्यू कम हो गई, इसकी वैल्यू कम हो गई, इसकी वैल्यू कम हो गई, सबकी वैल्यू कम होगी, लेकिन समेशन 0 ही रहेगा। यानी कि एट ऑल टेम्परेचर्स एक्सेप्ट 0 केल्विन, इन थर्मल वेलोसिटीज में से किसी इंडिविजुअल की वैल्यू 0 नहीं होगी। 0 केल्विन पे आप इन्हें 0 मान सकते हैं, इनका मोशन सीज कर जाएगा। तो बाकी सारे टेम्परेचर्स पे u1 इंडिविजुअली 0 नहीं है, u2 इंडिविजुअली 0 नहीं है, u3 इंडिविजुअली 0 नहीं है, कोई भी अप टिल un इंडिविजुअली 0 नहीं है, लेकिन उन सबका वेक्टर समेशन वो हमेशा हमारे को 0 मैग्नीट्यूड यील्ड करेगा, ठीक है। तो अब हमारे को क्या क्या टर्म्स क्लियर हो गए, अब हमें टर्म्स क्लियर हो गए। एक तो हमें ये पता चल गया कि भाई जब कंडक्टर के अंदर कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं अप्लाइड है तो भी इलेक्ट्रॉन्स रेस्ट पे नहीं है, वो हैप्पीजार्ड इररेगुलर रैंडम मोशन कर रहे हैं, और वो बहुत हाई स्पीड से हो रहा है वो मोशन, थर्मल मोशन, वो बहुत तेजी से मूव कर रहा है, बहुत हाई स्पीड है ये जिससे वो मूव कर रहे हैं। और जब वो मूव करते हैं तो मूवमेंट में वो एक दूसरे से और आयन से टकराते हैं। किसी भी एक इलेक्ट्रॉन के जो 2 सक्सेसिव कोलिजन्स हैं उनके बीच का इंटरवल उसका रिलैक्सेशन टाइम कहलाता है। किसी एक इलेक्ट्रॉन के लिए उसका रिलैक्सेशन टाइम कांस्टेंट नहीं है, लेकिन हम उसकी एक एवरेज वैल्यू ले लेते हैं। से τ1 इज द एवरेज वैल्यू of the relaxation time for first electron, τ2 is the average value of the relaxation time of the second electron, ऐसे τ3 तीसरे इलेक्ट्रॉन के जो रिलैक्सेशन टाइम है उनकी एवरेज, एंड सो ऑन। और इन सारे की भी एवरेज निकाल दें तो वो ओवरऑल सारे ढेर सारे मतलब सब इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, पहले का τ1, दूसरे का τ2, तीसरे का τ3, सबको ऐड किया, τ1 प्लस τ2 प्लस τ3, ऐसे τ1 प्लस τ2 प्लस τ3 सबको ऐड करते गए अब टिल τn कर दिया हमने, और इसकी एवरेज निकाल दी हमने। तो ये एवरेज कितनी आ गई, ये एवरेज रिलैक्सेशन टाइम आ गया, इसी को हम कह रहे हैं रिलैक्सेशन टाइम। ये क्या है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम फॉर सेकंड, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम फॉर थर्ड,
और फिर हमने उन सबकी एवरेज की भी एवरेज निकाली है, तो ये हमारे पास जो है आता है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। हम ऐसा मान लेते हैं, सारे इफेक्ट्स हमारे इससे क्योंकि एक्सप्लेन हो जाते हैं और आसान होता है, तो हम ऐसा मान लेते हैं कि पहला इलेक्ट्रॉन उसके पहले कोलिजन और दूसरे कोलिजन के बीच में टाइम इंटरवल टाउ था, ऐसा मान रहे हैं, ऐसा है नहीं, ठीक है ना। दूसरे और तीसरे कोलिजन के बीच में भी टाउ था, तीसरे और चौथे कोलिजन के बीच में भी टाउ था, और ऐसे ही nth और n+1th के बीच कोलिजन के बीच का भी इंटरवल टाउ था। ऐसे ही हमने सेकंड के लिए भी माना, उसके फर्स्ट और सेकंड कोलिजन के बीच का भी टाउ था, सेकंड और थर्ड के बीच का भी टाउ था, ऐसे सभी के लिए हमने सेम चीज अज्यूम कर लिया और उसको हम कह रहे हैं ये रिलैक्सेशन टाइम है, ठीक है ना, इस चीज का। तो अब हमारे को एक मालूम चल गया थर्मल वेलोसिटीज का समेशन हमेशा 0 आएगा, और दूसरा मीन फ्री पाथ क्या होता है और रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, ये हमें मालूम चल गया। ये एक सिलेंड्रिकल रीजन ले लो आप, इसके अंदर जो है कोई चार्ज कैरियर्स, करंट कैरियर्स, यानी कि वो चार्ज पार्टिकल जो मूव कर सकते हैं। अब पता नहीं वो कौन सा चार्ज पार्टिकल है, मैंने ऐसा नहीं कहा कि ये कंडक्टर है, इट कैन बी एनीथिंग, ठीक है ना। वो चार्ज कैरियर, हर चार्ज कैरियर के पास चार्ज क्यू है, और n जो है नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम है, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम, और Q क्या चीज है, चार्ज ऑफ वन चार्ज कैरियर, ठीक है, एक चार्ज कैरियर का चार्ज है। और मान लो ये सब एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहे हैं, v क्या है, वेलोसिटी ऑफ ईच चार्ज कैरियर, ठीक है। अब यहां पे जो चार्ज कैरियर्स प्रेजेंट हैं ढेर सारे इस क्रॉस सेक्शन पे, वो चार्ज कैरियर यहां से यहां ट्रैवल करते हैं dt टाइम में मान लो। तो इसका मतलब है अगर ये वाले चार्ज कैरियर्स जो इस जगह पे प्रेजेंट हैं वो चलते 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 यहां पहुंच जाते हैं, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, अब उसका कॉज क्या है वो हमें नहीं पता, लेकिन करंट फ्लो कर रहा है और वो चार्ज कैरियर्स मूव करते करते यहाँ पे आ जाते हैं dt टाइम में। तो हम कह सकते हैं कि ये वाली लेंथ जो है वो हो गई v dt, ये वाला v वेलोसिटी के लिए है, छोटा v बनाएंगे वेलोसिटी के लिए, बड़ा बनाएंगे पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, ठीक है ना। तो ये वेलोसिटी हो गई, ये लेंथ हो गई इन दोनों के बीच में। अब ये रीजन जो आया आपके पास, दिस रीजन, इस रीजन का वॉल्यूम कितना हो गया, एक और v आ गया, मैं इसको वॉल्यूम ही लिख देता हूं। तो ये वॉल्यूम कितना हो गया, ये जो शेडेड रीजन मैंने किया, मान लो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, यूनिफॉर्म है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, तो इसका मतलब ये वॉल्यूम हो गया AV dt, ठीक है। अब अगर ये वाले इलेक्ट्रॉन चल के यहां चले गए तो बीच में जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे उन सब ने क्या किया होगा, इस वॉल्यूम में जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे वो सब आगे चले गए होंगे, क्योंकि यहां जो प्रेजेंट है अगर वो इधर आए तो इधर चलेगा। आप ऐसा समझ सकते हो, वाटर फ्लो कर रहा है, यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, यहाँ पे ढेर सारा वाटर प्रेजेंट है। जब ये वाले मॉलिक्यूल्स यहाँ पहुंचेंगे तो ये बीच का वाटर क्या होगा, कहीं आगे जा चुका होगा हमारे पास। तो ये वॉल्यूम जो है उसके वैल्यू लिख ली हमने। अब हमने कहा इस वॉल्यूम में कितने चार्ज कैरियर्स हो गए, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स, कहा भाई n चार्ज कैरियर्स होते थे यूनिट वॉल्यूम में, तो इतने वॉल्यूम में कितने हो गए, इससे मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज n इंटू a v इंटू dt, ये चार्ज कैरियर्स हो गए।
तो चार्ज फ्लोन कितना हो गया? अब अगर इतने चार्ज कैरियर्स मूव कर गए तो कितना चार्ज फ्लो कर गया इनकी वजह से? एक चार्ज कैरियर के पास क्यू चार्ज था, तो इतने चार्ज कैरियर्स के पास कितना चार्ज था? इतना चार्ज था, ठीक है ना। तो करंट कितना फ्लो हुआ? आई। तो क्या भाई, चार्ज फ्लोन अपॉन टाइम टेकन से निकाल देते हैं। तो चार्ज फ्लोन तो हमने निकाल लिया है, लिखते हैं एन क्यू ए वी इंटू डी टी, और टाइम टेकन भी लिखा है dt, तो dt से डिवाइड कर दें। तो इसका मतलब I इक्वल्स टू एन क्यू ए वी हो गया हमारे पास, ठीक है ना। ये हमने ऐसा मान रखा है कि सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहे हैं। सब इलेक्ट्रॉन आप ऐसे अरेंज कर दो जैसे इस कंडक्टर में जैसे मार्चिंग करते समय सोल्जर्स अरेंज होते हैं, उनके बीच का सेपरेशन सब जगह कांस्टेंट होता है, और जब चलते हैं तो सब एक ही स्पीड से एक ही डायरेक्शन में चल रहे होते हैं। तो वो वाली स्पीड हमने v मान ली है। आप इन्हें सोल्जर्स की तरह ट्रीट कर सकते हो, ठीक है ना। बड़ा हेल्प करते हैं हमारे ये सोल्जर्स, देश की तो रक्षा करते ही हैं। देखो डॉपलर इफेक्ट समझने में भी बहुत काम आए थे हमारे पास, और थोड़ा बहुत हमने पहले कभी कभी लाइट की भी बात की है, तो लाइट में रिफ्रैक्शन में बेंडिंग क्यों होती है उसको भी समझाने में ये बहुत काम आए थे हमारे। तो बहुत हेल्पफुल है हमारे लिए, ये बहुत काम के हैं। और यहाँ भी हमने समझने के लिए वैसी सिचुएशन क्रिएट करने के लिए एनालॉजी बना ली, तो यहाँ भी हमें समझने में आसान हो गया। तो ये हमारे पास एक करंट का एक्सप्रेशन आता है, ठीक है ना। अब हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होता है। सबसे पहला टर्म जो आज हम पढ़ेंगे दैट विल बी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इतने टर्मिनोलॉजी समझने के बाद अब जो चीज हम समझेंगे सबसे पहले दैट विल बी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। चलिए यहां पे हमने एक कंडक्टर लगा दिया है, उसे एक सोर्स से कनेक्ट कर दिया है। ये लेंथ मान लो कंडक्टर की L। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है कंडक्टर का? ए क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये ए है, कांस्टेंट है जो कि ये स्विच लगा है। जब हम ये स्विच क्लोज करेंगे तो इस सर्किट में एक करंट फ्लो करना शुरू कर देता है। इस तरह से करंट फ्लो कर रहा है। दिस करंट इज आई। इसके अंदर भी करंट फ्लो करेगा, ये आई करंट फ्लो करेगा। आई ये करंट फ्लो कर रहा है। देखो ये जो है वो कनेक्टिंग वायर है, ये जो है वो कनेक्टिंग वायर है। इसे हम कंडक्टर बोल रहे हैं, तो इसकी कोई रेजिस्टेंस होगी, यानी कि करंट के रास्ते में ये ऑब्स्ट्रक्शन करता हो। इस वायर की भी रेजिस्टेंस, ऐसा नहीं है कि ये वायर जीरो रेजिस्टेंस की है, इसकी भी रेजिस्टेंस, लेकिन इसके कंपैरिजन में इसकी रेजिस्टेंस बहुत कम है। जैसे मान लो ये चीज जो है आपके पास, इसकी रेजिस्टेंस मान लो 50 ओम है, कंडक्टर की आपके पास जो है 50 ओम है, और ये जो वायर्स कनेक्टिंग लीड्स लगी हुई हैं, इन लीड्स की टोटल रेजिस्टेंस जो है वो 0.001 ओम है, ठीक है। अब 50 में ये ऐड करूं, क्या फर्क पड़ने वाला है? मोर और लेस तो 50 रहेगा। तो हम इन लीड्स की रेजिस्टेंस कंसिडर नहीं करते हैं, बिकॉज दे आर नेग्लिजिबल, ठीक है। अब रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, मान लेते हैं इसका पोटेंशियल जीरो है, क्योंकि इस जगह कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो यहाँ का भी पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, यहाँ का पोटेंशियल भी जीरो हो जाएगा। नहीं तो आप कह सकते हो अप्रॉक्सीमेटली जीरो होगा, ठीक है ना। क्योंकि जीरो ट्रीट कर रहे हैं रेजिस्टेंस को, तो जीरो हो गया। और ये यहाँ पे भी जो है वो हम मान सकते हैं कि लगभग v हो गया, और यहाँ पे भी लगभग v हो गया, ठीक है। अब कोई मेरे से ये कह सकता है आप में से, सर यहाँ तो पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है और करंट फ्लो कर रहा है। एक्चुअली आपको मालूम है पोटेंशियल डिफरेंस है, लेकिन वो ना के बराबर है, तो हम उसे मान रहे हैं कि जैसे कोई कमी हुई नहीं है। जैसे आप मान लो ये पोटेंशियल 10 वोल्ट का है, और यहाँ पे 9.99999 ऐसे करके मैंने 2 लाख बार 9 लिख दिया, उतने वोल्ट का है। तो भाई अब मोर और लेस तो 10 ही हो गया ना ये। तो हम वैसी ही चीज कह रहे हैं कि बहुत पास में है, तो हम वी आर ट्रीटिंग इक्वल कर रहा है, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हो रहा है,
इसकी रेजिस्टेंस निगलेक्ट की, पोटेंशियल ड्रॉप यहां से यहां तक का होना चाहिए था I इंटू इतने पार्ट की रेजिस्टेंस, क्योंकि आपने इसे जीरो ट्रीट कर लिया, इसे जीरो ट्रीट करते ही आपका ये भी जीरो हो गया, इसलिए आप कह रहे हो कि पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हुआ। जबकि आप देखो इसको जीरो ट्रीट किया है, जीरो है नहीं, कुछ तो है नॉन जीरो वैल्यू, लेकिन वो बहुत छोटी है, अफेक्ट नहीं कर रही है हमारी चीजों को, तो हम उसे कंसिडर नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। शॉपकीपर से मैंने गुड्स खरीदे, बिल बना 5 लाख रुपए और प्लस 50 पैसा, ठीक। तो अगर मैं उसे 50 पैसा ना दूं तो 5 लाख में ही दे दो सामान, तो क्या दे देगा मेरे को? बिल्कुल दे देगा। 50 पैसा नेग्लिजिबल है। और शायद वो मेरे से बोले भी ना कि 5 लाख रुपए 50 पैसा हुआ है, वो कहे 5 लाख रुपए। अगर मैं उससे पूछ लूं तो शायद बोले कि कितना पे करना है, तो वो शायद खुद ही बोल दे कि 5 लाख रुपया। वो 50 पैसा जीरो नहीं है, पर लेकिन उस 5 लाख के कंपैरिजन में जीरो है। वैसे ही हम कह रहे हैं कि भाई पोटेंशियल ड्रॉप तो हुआ है, लेकिन वो इतना कम ड्रॉप हुआ है कि उसे हम जीरो ट्रीट कर ले रहे हैं, ठीक। तो अब होता क्या है, जैसे ही हम इस स्विच को क्लोज करते हैं तो इसके अंदर आ जाती है एक इलेक्ट्रिक फील्ड। इस तरह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है इसके अंदर। उसकी डायरेक्शन अभी मार्क करता हूं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से डायरेक्टेड आती है, ठीक है। मान लो इस फील्ड की स्ट्रेंथ जो है वो कैपिटल ई है, इस फील्ड की स्ट्रेंथ कैपिटल ई है, और डायरेक्शन मैंने इस तरफ मार्क कर दी है, यानी कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ डायरेक्टेड है। इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स, अब क्या होगा, जैसे ही ये फील्ड प्रोड्यूस होगी इसके अंदर, तो ये फील्ड उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर एक फोर्स लगाएगी। वो फोर्स कितनी होगी? ये क्या है? इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मैग्नीट्यूड है। ये क्या चीज है? इलेक्ट्रॉन का मास है, और ये फील्ड वेक्टर है। माइनस का साइन क्या कर रहा है? ये माइनस का साइन बता रहा है कि फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। पहले से जानते हो कि नेगेटिव चार्ज फील्ड में प्रेजेंट हो तो उस पर फोर्स फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगती है, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, तो ये माइनस का साइन वही बता रहा है। अब अगर ये फोर्स लगी तो इलेक्ट्रॉन के पास एक एक्सेलरेशन आ गया। वो एक्सेलरेशन कितना आ गया? वो एक्सेलरेशन आ गया, सॉरी मैंने एक्सेलरेशन ही लिख दिया ऊपर, फोर्स ना लिख दिया, इतनी फोर्स है। हाँ, ये फोर्स हुई, दिस इज फोर्स। एक्सेलरेशन आ गया हमारे पास माइनस ई बाय एम, ठीक है ना। तो ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया। ये एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में आया? इस डायरेक्शन में। अब हमने मान लो एक इलेक्ट्रॉन कंसिडरेशन में ले लिया, ये वाला। ये एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में आया? इस डायरेक्शन में, फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में, इस लाइन के अलोंग आया, जिस लाइन में करंट फ्लो कर रहा है उस लाइन में, पर डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट आ गया। अब मैंने कोई इलेक्ट्रॉन कंसिडरेशन में ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन ये का, ये इलेक्ट्रॉन जो था ना, अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस नहीं अप्लाई किया होता तो क्या ये रेस्ट पे होता? तो आंसर इज नो। हम समझते हैं ये मूव कर रहा होता है, ऐसे 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 ऐसे, ये मूव कर रहा होता, ये इसी पोजीशन पे आ जाता, ठीक है। लेकिन जब आपने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया और इसने मूव करना शुरू किया, तो क्या होगा? ये वापस इसी पॉइंट पे लौट करके नहीं आएगा। जब आपने ये पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया तो ये इसी पॉइंट पे लौट करके नहीं आएगा। ये वाला एक्सेलरेशन जो इस डायरेक्शन का है, उसकी वजह से ये कोई इस डायरेक्शन में वेलोसिटी एक्वायर करेगा और इस जगह से ये थोड़ा सा आगे जाएगा। इसका मतलब यहां की जगह ये इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा कहीं यहां पे। अब ये इसकी डिस्प्लेसमेंट हो गई, ये इसके बहुत पास में होगा, एक्चुअली में छोटा सा ही डिस्टेंस होगा, पर दिखता रहे तो मैंने किया है, ये इस डायरेक्शन में इतना डिस्प्लेस हो गया। अब आप देखो डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ इस केस में। मान लो अब ये यहां से जो ये पाथ आता था, इसी को मैं बदल देता हूं, एक को ये ऐसे चला गया, और पहले अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगा होता तो ये आता। ये दोनों पॉइंट्स बहुत पास में है एक दूसरे के, तो इसका मतलब है ये लेंथ और ये लेंथ तो लगभग लगभग बराबर है। अगर ये दोनों में बहुत पास में कंसिडर कर रहा हूं तो डिस्टेंस में ये वाली लेंथ प्लस 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 ये लेंथ प्लस ये लेंथ, ये इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है। और डिस्प्लेसमेंट क्या है?
डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटी हुई इसकी ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड में, उसकी डायरेक्शन है ऑपोजिट टू द फील्ड डायरेक्शन, और उसका मैग्नीट्यूड बहुत छोटा है। इसका मतलब है वेलोसिटी भी बहुत छोटी है। ये वेलोसिटी बहुत छोटी है, जबकि ये वाली स्पीड जो है जिसे हमने थर्मल स्पीड बोला था वो बहुत बड़ी है। ठीक है, अब अगर मान लो जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि हम सारे चार्जेस को सोल्जर्स की तरह मान लेंगे, तो आप उसी तरह से सोल्जर्स की तरह मान लो और सबको अरेंज कर दो, पोटेंशियल लगने से पहले की सिचुएशन में ऐसे अरेंज कर दो। चलो इतने अरेंज कर लिए, बहुत है, और भी होंगे। ये मैंने इस तरह से अरेंज कर दिया। जैसे ही मैंने स्विच क्लोज किया, पोटेंशियल अप्लाई किया, तो क्या होगा, सभी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से इस तरफ की तरफ डिस्प्लेस होना शुरू हो गया। तो सबका कुछ ना कुछ छोटा छोटा सा डिस्प्लेसमेंट आएगा। तो वो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हमारे को मिल जाएगा s इक्वल्स टू हाफ ए टी स्क्वायर के टर्म में, कि ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हो गया इसका। यहां से हम उसी डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट, ये एक्सेलरेशन कब तक काम करेगा, ये एक्सेलरेशन तब तक इफेक्टिव रहेगा जब तक इलेक्ट्रॉन का कोलिजन नहीं होगा। यानी कि मान लो अभी फर्स्ट कोलिजन हुआ इलेक्ट्रॉन का और ये फील्ड एक्ट कर रही है, ये एक्सेलरेशन उसके पास है। इस फर्स्ट कोलिजन के इमीडिएटली बाद से लेकर के जब तक सेकंड का कोलिजन नहीं होगा, दैट इज जस्ट बिफोर द सेकंड कोलिजन, जो इंटरवल है उस इंटरवल तक सिर्फ यही एक अकेला एक्सेलरेशन रहेगा। फिर कोलिजन होगा, उस कोलिजन का टाइम नेग्लिजिबल है, ठीक है ना, लेकिन उस कोलिजन का इंपैक्ट नेग्लिजिबल नहीं है। टाइम जरूर नेग्लिजिबल है, पर उस कोलिजन की वजह से जो इंपल्सिव फोर्स जनरेट हुई होगी उससे वेलोसिटी में बहुत बड़ा चेंज आया होगा। तो वो वेलोसिटी का चेंज के लिए आगे कैलकुलेट करने के लिए फिर हमें नए तरीके से कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो क्या हुआ कि अगर ये निकालना चाहते हैं तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। यही वो कांस्टेंट वेलोसिटी जिससे हम मान सकते हैं कि चार्ज कैरियर्स मूव कर रहे हैं इनसाइड अ कंडक्टर when a potential difference is applied across the conductor, or when an electric field is produced inside the conductor, या when an electric field is maintained inside the conductor। तो यही वो constant velocity जिससे हम मान रहे हैं कि यहाँ पे कंडक्टर है तो चार्ज कैरियर्स को इलेक्ट्रॉन बोल लेता हूँ, कि जिस कांस्टेंट वेलोसिटी से हम अज्यूम करते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स एक कंडक्टर के अंदर मूव कर रहे हैं जब उस कंडक्टर से करंट फ्लो कर रहा है, या फिर हम कहें जब उस कंडक्टर के अंदर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड मेंटेन किया है, या जब उस कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लगाया है। तो ये कांस्टेंट स्पीड जो है, जिस कांस्टेंट स्पीड से वो मूव कर रहा है उसे ड्रिफ्ट स्पीड कहते हैं। वेलोसिटी कहना तो बस डायरेक्शन ही बतानी है आपको। अब डायरेक्शन क्या है, आपको वेल क्लियर है, इसकी डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड है। इसका मतलब है लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल के लिए, क्योंकि चार्ज कैरियर नेगेटिव है। अगर चार्ज कैरियर पॉजिटिव होता तो उसकी डायरेक्शन फील्ड की डायरेक्शन होती उसके ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। तो अब हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डिफाइन किया कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड अ कंडक्टर इज दैट अज्यूम्ड कांस्टेंट वेलोसिटी with which we can assume the electrons to be moving inside the conductor in the line of the electric field produced inside the conductor opposite to the direction of the electric field। तो ये constant velocity कहलाती है drift velocity, ठीक है ना। This constant velocity is known as drift velocity। थोड़ी देर पहले आपने एक्सप्रेशन निकाला था v equals to n q a v, सॉरी I इक्वल्स टू, उसमें ये जो वेलोसिटी थी ना वही ड्रिफ्ट वेलोसिटी थी इस चार्ज क्यू की। अब इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात हो रही है। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम मैथमेटिकली भी डिफाइन करेंगे। यहां बड़ा केयरफुल रहिएगा, ये एक ऐसी जगह है कि जिसमें बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोगों ने गलतियां की हैं, बुक्स में गलतियां हैं, ठीक है। अच्छे अच्छे टीचर भी गलती कर देते हैं बोलने में, कंक्लूजन अलग निकाल देते हैं। तो ध्यान से समझिएगा इस चीज को, वेरी केयरफुल, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए हमसे। हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी को मैथमेटिकली डिफाइन करना चाहते हैं। तो हमने समझ लिया कि सारे फिनोमेनन्स को एक्सप्लेन कर सकें, वही करंट का फ्लो ले सकें, तो उसके लिए हम इलेक्ट्रॉन्स को जिस कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करते हुए कंसीडर करेंगे वही वाली कांस्टेंट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो है ड्रिफ्ट स्पीड है, और अगर हम उसकी डायरेक्शन भी बता दें तो वो वेलोसिटी हो जाएगी, और डायरेक्शन हमें बहुत क्लियर है। तो अब मैथमेटिकल डेफिनेशन समझते हैं क्या। हमने कहा एवरेज रिलैक्सेशन टाइम में जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी जो वेलोसिटीज आती हैं हमारे पास, उन सारी वेलोसिटीज का जो एवरेज है, अर्थमेटिक मीन है,
वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ठीक है ना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? इट इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द वेलोसिटीज ऑफ ऑल फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। क्लियर है ये चीज? अभी मैं निकाल के भी दिखाऊंगा क्या है ये डेफिनेशन समझ लें। देखो, इट इज नॉट एवरेज वेलोसिटी, इट इज एवरेज ऑफ द वेलोसिटीज, इट्स नॉट एवरेज वेलोसिटी। यही गलती हुई है, जिसने गलती की है उसने यही गलती कर दी है। उसने क्या कर दिया? एवरेज वेलोसिटी बोल दिया, और एवरेज वेलोसिटी बोलते ही टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम का कंसेप्ट लगा दिया। जबकि ऐसा नहीं करना है। अगर पहले इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी v1 वेक्टर, दूसरे की v2 वेक्टर, तीसरे की v3 वेक्टर एंड सो ऑन, एंड वाले की vn वेक्टर है, तो आपने करना है v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर प्लस v3 वेक्टर अप टिल vn वेक्टर डिवाइडेड बाय n। ये आएगी आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आपकी से मतलब है फ्री इलेक्ट्रॉन्स का जो मूव कर रहे हैं, ठीक है ना, उन इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमें ऑब्टेन होगी इस तरीके से। ओके, मान लेते हैं इस कंडक्टर में कैपिटल N फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, और उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की थर्मल वेलोसिटीज जो हैं वो है u1 वेक्टर, u2 वेक्टर, u3 वेक्टर एंड सो ऑन अप टिल un वेक्टर। सारे इलेक्ट्रॉन्स की ये थर्मल वेलोसिटीज हैं। एवरेज रिलैक्सेशन टाइम टाउ मान लेते हैं। जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है हर इलेक्ट्रॉन के लिए, वो एक्सेलरेशन है माइनस ई बाय एन। तो हमने कहा एवरेज रिलैक्सेशन टाउ के बाद, या पहले एक काम करते हैं, सबके इसकी एवरेज ले लेते हैं, इसका एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। इनके एवरेज रिलैक्सेशन टाइम्स जो है वो टाउ1, टाउ2, टाउ3 एंड सो ऑन अप टिल टाउ एन है। ये इनके, ये पहले इलेक्ट्रॉन का एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, ये दूसरे इलेक्ट्रॉन का एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, ये तीसरे इलेक्ट्रॉन का एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, ऐसे ये nth इलेक्ट्रॉन का एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है। तो थर्मल वेलोसिटी इतनी थी, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन दिस, सेकंड के लिए ये, और सभी के लिए एक्सेलरेशन सेम ही है। तो हमने कहा इसकी वेलोसिटी, इस पहले इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इस रिलैक्सेशन टाइम के बाद कितनी हो जाएगी? तो हमने कहा इसकी वेलोसिटी v1 हो जाएगी। वो कैसे दी जाएगी? क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट ही है, तो v इक्वल्स टू u प्लस at का फॉर्मूला लगा देते हैं। u1 माइनस ई बाय m इंटू टाउ1 का। अच्छा, दूसरे की कितनी हो जाएगी उसके एवरेज रिलैक्सेशन टाइम के बाद? तो क्या उसकी v2 हो जाएगी। वो कैसे दी जाएगी? विद द सेम फॉर्मूला, अगेन निकाल दिया। कोई मुश्किल बात तो है नहीं भैया, ये उसके लिए निकल आया। ऐसे करते करते हमने सबका निकाला, और NH वाले का भी निकाल दी वेलोसिटी। NH वाले की वेलोसिटी क्या हो गई? UN, यूनाइटेड नेशंस नहीं है भाई, माइनस सॉरी ई बाय m इंटू टाउ n, ठीक है ना। ये आ गई इसकी। अब देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को क्या डिफाइन किया था? कहा था इन सारी वेलोसिटीज की एवरेज, एवरेज ऑफ द वेलोसिटीज। तो चलिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी मान लेते हैं vd। तो vd कितनी हो जाएगी? कहा सबको ऐड करते हैं। तो पहले इन वाले टर्म्स को ऐड करते हैं। तो u1 वेक्टर प्लस u2 वेक्टर प्लस सो ऑन un वेक्टर, सबको ऐड कर दिया, ठीक है। अब कहा इनको ऐड करते हैं सबको, तो कहा माइनस ई बाय m कॉमन, टाउ1 प्लस टाउ2 प्लस टाउ1 सब ऐड कर दिया। तो क्या यही हो गई ड्रिफ्ट वेलोसिटी? ना भाई ना, अभी तो एवरेज निकालनी है, n से डिवाइड करना पड़ेगा। n से डिवाइड किया। अब देखें क्या हुआ। vd इक्वल्स टू ये वाले ब्रैकेट का सम कितना हो गया? अरे ये तो जीरो होता था, थर्मल वेलोसिटीज का समेशन तो जीरो ही होता था। तो जीरो है, लिखने की जरूरत नहीं जीरो। फिर भी अगर किसी की श्रद्धा है सरस्वती माँ के लिए तो वो लिख भी सकता है, मनाही नहीं है, ठीक है ना। तो बाकी चीजों को लिखता हूं मैं, माइनस ई बाय m
इसके बाद क्या बचा, टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस, अब टिल करते 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 ऐड करते गए टाउ n तक पहुंच गए। बहुत ढेर सारा बड़ा नंबर था, कितना बड़ा काम कर दिया। डिवाइडेड बाय n, ये वाला n यहां लिख दिया, कोई गुनाह तो किया नहीं, कोई पाप तो किया नहीं भाई। तो अब ये कितना हो गया, ये तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम्स की भी एवरेज हो गई, अर्थमेटिक मीन हो गई। चलो तो अब VD कितना हो गया, नाउ VD इक्वल्स टू माइनस EE बाय m इनटू टाउ। ठीक है, तो ये मिल गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। देखो नोट्स एक अलग चीज है, लेक्चर एक अलग चीज है। नोट्स मैं आपको भेजूंगा, नोट्स आपने कॉपी में वो लिखने हैं, ठीक है। इसके बाद वीडियो लेक्चर देखने के बाद आपको जो जो लगता है कि आप अपने दिमाग में नहीं रख पाओगे, आप भूल सकते हो, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के रूप में भी लिख लेना। हर चीज नहीं लिखी होती नोट में, ठीक ना। तो नोट्स तो एक बन जाएंगे। उसके बाद अगर आप वीडियो लेक्चर देखते हो और आपको लगता है वीडियो लेक्चर में ये चीज मैं भूल भी सकता हूँ और काम की है, तो वो भी नोट करो। कुछ हो सकता है अभी ना मालूम चले, जब न्यूमेरिकल लगाने लगो ना, तो अब तो देखो बड़ा अच्छा सा बहुत फायदा है। हर चीज का कुछ फायदे और नुकसान है। क्लास में इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो अब क्लास में फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं है, तो एक प्रॉब्लम हो रही है, सर डाउट कैसे पूछे, डाउट उतने अच्छे से क्लियर नहीं हो रहे। तो एक अच्छी चीज भी है, वो अच्छी चीज क्या है, आपने नोट्स पढ़े अच्छे से, उसके फॉर्मूले याद किए, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है जो आप नहीं करते हो। फॉर्मूले याद किए, न्यूमेरिकल्स पे गए, न्यूमेरिकल्स लगाए हमने, न्यूमेरिकल नहीं आया। जब नहीं आया तो क्या किया, नोट्स दोबारा पढ़ने चाहिए हमें, दोबारा पढ़े, फिर भी नहीं समझ में आया। उस समय वो फैसिलिटी नहीं थी जो अब है। लेक्चर का वो वाला पार्ट जिससे रिलेटेड क्वेश्चन है, फिर से देखो उतना पार्ट। अब तो फॉरवर्ड भी कर सकते हो, आगे पीछे करके उस जगह पहुंच जाओ। 2-4 मिनट का होगा, उस 2-4 मिनट को एंजॉय करो, देखो, उससे देखो क्या चीज दिमाग में आती है, करो। इसके बाद भी नहीं आता है तो पूछो, मैं याद दिलाऊंगा आपको कि लेक्चर में मैंने क्या बोला, नोट में क्या बोला, और आप देखो कि वो चीज आपके पास प्रेजेंट है या नहीं, और क्वेश्चन लगा लो भाई, ठीक है ना। तो अभी देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपने को एकदम क्लियर हो गया, क्रिस्टल क्लियर, कि ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है। तो ये हमारा एक डेरिवेशन का काम हो गया। अब ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत छोटी होती है। देखो थर्मल वेलोसिटी का तो हम ऑर्डर बता रहे थे कि बहुत बड़ा है, 10⁴ मीटर पर सेकंड से लेकर 10⁶ मीटर पर सेकंड का। ये बहुत छोटा है, 10⁻², 10⁻³ मीटर पर सेकंड के ऑर्डर का है, बहुत छोटा है उसके कंपैरिजन में, ठीक है। अगर सोचो थोड़ी देर के लिए मानते हैं 10⁻⁴ का ऑर्डर ले लेते हैं, इसका 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड, यानी कि 1 मीटर ट्रेवल करने में 10⁴ सेकंड, 10,000 सेकंड, ठीक है। चलो 10,000 सेकंड कुछ ज़्यादा लग रहा है, मैं तो एक काम करता हूँ 6,000 सेकंड लेता हूँ, थोड़ी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी इसलिए ले रहा हूँ 6,000 सेकंड। 6,000 सेकंड का भाई कितने मिनट हो जाएंगे, कहाँ 60 से डिवाइड करो, 6,000 का 1 0, 60 के 1 0 से कैंसिल किया तो बचा 600, 600 को फिर 6 से डिवाइड किया तो बचा 100 मिनट। यार 1 घंटे से भी ज्यादा का टाइम हो गया, ये तो 1.5 घंटे से भी ज्यादा का टाइम है। 1.5 घंटा होता तो 90 मिनट होते, मतलब 1 मीटर ट्रेवल करने में भी इलेक्ट्रॉन को इतना टाइम लगेगा। फिर भी जादू, स्विच ऑन, फैन इमीडिएट ऑन। जबकि सोचो जब आपने स्विच ऑन किया तो स्विच के पास जो इलेक्ट्रॉन उसको फैन तक पहुंचने में वायर से चलते 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 कितना टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी जादू यार, तुरंत ऑन, ठीक है ना। एक बार सोचो कैसे तुरंत ऑन हुआ, ठीक है ना। एक बार वीडियो पॉज करो और सोचो जरा कैसे ऑन हो गया तुरंत ही, बल्ब कैसे तुरंत ही ऑन हो गया। कारण क्या है, जब हम स्विच ऑन करते हैं, मान लो डिवाइस यहाँ पे प्रेजेंट होगी, इलेक्ट्रॉन यहाँ से, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा तब थोड़ी इसमें करंट फ्लो करेगा। ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही थोड़ा सा डिस्टेंस मूव करेगा, अरे 10⁻⁻100 मिलीमीटर भी मूव कर गया तो यहाँ वाला भी तो उतना ही मूव कर गया, यहाँ वाला भी तो उतना ही मूव कर गया। माना है ना सब ड्रिफ्ट वेलोसिटी से कांस्टेंट स्पीड से चल रहे हैं, तो यहाँ वाला भी तो मूव कर गया, यानी कि हर जगह मूवमेंट होने लगा, तो हर जगह करंट फ्लो करने लगा, सब जगह करंट फ्लो कर रहा है। और इस डिवाइस के अंदर भी करंट फ्लो हुआ, इसीलिए इस डिवाइस ने तुरंत ही वर्किंग स्टार्ट कर दी। अब एक छोटा सा टर्म समझते हैं, मोबिलिटी, म्यू से डिनोट करते हैं इसे, मोबिलिटी। अब ये म्यू या मोबिलिटी क्या चीज है, ये किसी चार्ज कैरियर के लिए हम कहते हैं, किसी करंट कैरियर के लिए डिफाइन करते हैं। इसे हम कहते हैं जो उसकी ड्रिफ्ट स्पीड है ना, उसका और
जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी वजह से ड्रिफ्ट स्पीड प्रोड्यूस की है, एक तो ड्रिफ्ट स्पीड और दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों का जो रेशियो है ना वो मोबिलिटी है, यानी कि म्यू इक्वल्स टू वी डी बाय ई है। ये रेशियो जो है वो मोबिलिटी कहलाता है। ठीक, अब वीडी की वैल्यू तो अभी आपने निकाली है, ध्यान रखना ये वेक्टर नहीं, अब स्पीड बोला है इसको तो सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना, मालूम चला अभी भी माइनस का साइन लगा रहे हो, तो जरा इसकी वैल्यू लिख लेते हैं, ई बाय एम इंटू टाउ बाय ई। फिजिक्स अच्छी चीज होती है, मैथ्स अच्छी चीज होती है, ये दोनों ई एक साथ आए मार देंगे एक दूसरे को, खत्म। करोना खराब चीज है, इतने ढेर सारे हैं फिर भी एक दूसरे को नहीं मारते। ई टाउ बाय एम, ये मोबिलिटी आ गई हमारे पास, ई टाउ बाय एम, ठीक है ना। यूनिट क्या होगा इसका, वो आपका काम है, नोट्स में तो प्रोवाइड करूंगा, नहीं तो आप सोच सकते हो। ये ई क्या चीज है, ये इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मैग्नीट्यूड है, तो शायद चार्ज का यूनिट आपको पता होगा। ये क्या है, रिलैक्सेशन टाइम या एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, तो टाइम ही है, इसका भी यूनिट पता होगा। और मास क्या है, केजी, किसका मास है, ये कंडक्टर का, अर्थ का, करंट कैरियर का, चार्ज कैरियर का। अगर आपने इलेक्ट्रॉन लिया चार्ज कैरियर तो फिर ये इलेक्ट्रॉन का मास है, यहां पे कोई क्यू लिखा होता मैंने तो उस क्यू का मास होता, ठीक है ना। अल्फा पार्टिकल लिया होता तो यहाँ अल्फा पार्टिकल का चार्ज आता और यहाँ पे क्या चीज आ जाती मेरे पास, अल्फा पार्टिकल का मास आ जाता। अच्छा, अगर सपोज टेम्परेचर बढ़े, टेम्परेचर इंक्रीज करे तो मोबिलिटी पे क्या कोई इफेक्ट आएगा, सोचा टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या इलेक्ट्रॉन का चार्ज चेंज होगा, नो। क्या इलेक्ट्रॉन का मास परिवर्तित होगा, नहीं। क्या टाउ चेंज होगा, यस। क्या होता है टाउ का, बताया था टेम्परेचर के बढ़ने से इसकी वैल्यू क्या होती है, पहले क्या था, टिक 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 ऐसे चल रहा था, ठीक है ना, ये आ रहा था ऐसे टिक 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 टिक, ये टकराए। अभी क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ा, ये तो रिलैक्सेशन टाइम क्या हुआ, कम हो गया, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज कर गया और मोबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम है, तो रिलैक्सेशन टाइम भी डिक्रीज कर गया हमारे पास। अब एक टर्म समझते हैं, करंट डेंसिटी, ठीक है ना। वैसे जनरली तो हम क्या करते थे, जैसे एनर्जी डेंसिटी बोलते थे तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कर देते थे, चार्ज डेंसिटी बोलते थे तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम कर देते थे। यहाँ पे करंट डेंसिटी बोल रहे हैं, इट इज अ मिस नॉर्मल टर्म, यहाँ पे केयरफुल रहने की जरूरत होगी, ऐसा ना हो करंट डेंसिटी नाम सुनते सुनते को अच्छा करंट बाय वॉल्यूम होगा अंदाजा लगा दे, पर ऐसा नहीं है, ये करंट बाय एरिया है। करंट डेंसिटी जो है वो करंट बाय एरिया है। करंट कोई हमने पॉइंट ले लिया, वहां पे जो करंट फ्लो कर रहा है वो मार्क कर लिया, मान लो ये क्रॉस सेक्शन है, ठीक है ना, इसी का कोई क्रॉस सेक्शन बीच का ले लिया हमने, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ये पॉइंट लिया, यहाँ पे करंट की डायरेक्शन ऑफ फ्लो ये है। इस पॉइंट के आसपास का एक छोटा सा रीजन ले लिया, सपोज ये करंट की डायरेक्शन है, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। ध्यान रखिएगा करंट इज नॉट अ वेक्टर, दो हमने डायरेक्शन मार्क की है, डायरेक्शन होती है उसकी है। तो हमने कहा ये वाले एरिया का एरिया वेक्टर कैसा होगा, कंडक्टर का ये ऐसे था, इसका छोटा सा पोर्शन ये आपको अब मालूम है, एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर होगा तो एरिया वेक्टर आपके पास इस तरह से आ गया। अगर इतना ही पोर्शन लिया है तो ये एरिया डी हो गया और ये करंट भी डी आई हो गया, क्योंकि अगर पूरा लिया होता तो उसमें से आई फ्लो कर रहा होता। तो यहां से जब मैंने करंट डेंसिटी को डिफाइन किया, जे से डिफाइन करते हैं इसे, तो जे हो गया मेरे पास डी आई बाय डी ए, ठीक है ना, ये करंट डेंसिटी हो गई। और अगर मैंने पूरा ही एरिया ले लिया होता, कहा ये पूरा एरिया लिया और इस पूरे एरिया से फ्लो करने वाला जो इफेक्टिव करंट है, इस पूरे एरिया से जो रिलेटेड करंट है वो इधर फ्लो कर रहा है और वो आई है, तो एरिया भी इस पूरे का लेते, वो ए था, तो यहां से जे आता आपके पास आई अपॉन ए, ठीक है। अब जे एक वेक्टर है, देखो करंट के पास डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड है, पर हमें कभी कभी क्या है, वेक्टर एनालिसिस की जरूरत पड़ जाती है। तो इस वेक्टर एनालिसिस की जरूरत को पूरा करने के लिए ही हम करंट को एक ऐसी क्वांटिटी के टर्म में एक्सप्रेस करना चाहते हैं जो वेक्टर हो। तो हमने यहाँ पे ढूंढा है, एरिया भी आप जानते हो वेक्टर है, डायरेक्शन बोल रहे हैं। तो अगर यहां से मैं लिखना चाहूं
तो I इक्वल्स टू जे ए भी तो लिख सकता हूं। और अगर वेक्टर है ये दोनों और ये स्केलर है तो इसका मतलब जरूर डॉट प्रोडक्ट होता होगा। अगर ये डॉट जे लिख दो या जे डॉट ए लिख दो एक ही बात है। तो ये जे डॉट ए हो गया हमारे पास। ये करंट की बेसिकली हमारे पास करंट डेंसिटी आ गया। ये हमने स्केलर फॉर्म में लिखा हुआ था, अभी हमने वेक्टर फॉर्म में लिख दिया। यहां भी लिखना चाहोगे जे डॉट डी ए कर दोगे, डी आई का इंटीग्रेशन और इधर भी इंटीग्रेशन लगा दोगे तो ऐसा ही फॉर्म दिखाई देगा। इंटीग्रेशन डी आई वो आई हो जाएगा इक्वल्स टू जे वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, जैसा होगा उसके अकॉर्डिंगली करेंगे। अब इसी चीज को अगर मैं लिखूं तो मैं लिख सकता हूं I इक्वल्स टू जे ए कॉस थीटा, जे ए कॉस थीटा। सबसे पहले तो ये समझ लें कि जो जे है उसकी डायरेक्शन क्या होती है। जे की डायरेक्शन वही होती है जो करंट की डायरेक्शन होती है। अगर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो जे की डायरेक्शन भी यही होगी, ठीक है ना। मान लो ये एक वायर है, इस वायर में करंट का फ्लो ये है, तो यहाँ पे करंट का फ्लो जो है ये टेंजेंशियल हो जाएगा, तो जे की डायरेक्शन भी इधर ही आएगी आपके पास। तो जे की डायरेक्शन वही होती है जो आई की होती है, ठीक है ना। अब एरिया में ए कॉस थीटा क्या चीज है। अगर इसको ऐसे ब्रैकेट में लिख दूं, बहुत बार आपने देखा, तो आप जानते हो ये कौन सा कंपोनेंट है एरिया का, जो जे के अलोंग डायरेक्टेड होगा। इट इज कंपोनेंट ऑफ ए विच इज डायरेक्टेड अलोंग जे। या आप उल्टा भी कर सकते हो, आई इक्वल्स टू जे कॉस थीटा इंटू ए कह सकते हो। तो ये जे का कंपोनेंट हो जाएगा ए की डायरेक्शन में। मान लो इस कंडक्टर में एक एरिया ये है, ऐसे बना देते हैं, ये एक एरिया है, ठीक है ना। और करंट का फ्लो ऐसे हो रहा है, आई, दिस इज सम एरिया। सरफेस है, करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है। इसी में मैंने जैसे जी बना दिया, ऐसे आप मानो ये था, ऐसे मैंने तलवार ली और ऐसे काट दिया, स्लाइस्ड, ठीक है ना। खीरा लो, उसको काट करके देख दो, ऐसा सरफेस बन जाएगा ना, वैसा सरफेस बना दिया यहाँ पे। तो ये हो गया आपके पास आई की डायरेक्शन। तो जे की डायरेक्शन भी किधर हो जाएगी, जे की डायरेक्शन तो इधर ही होती है, जे की डायरेक्शन इधर हो जाएगी। लेकिन ए की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ए तो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, तो ये इसके साथ 90 डिग्री पे आया ए आपके पास, ठीक है। ये एंगल आपके पास थीटा है, दिस एंगल इज थीटा। तो मैं कह रहा हूं या तो आप जे वेक्टर जो है, मैंने आई कैप लगा दिया था, अगर दूसरी की है, तो या तो जे का कंपोनेंट इधर ले लो, तो जे कॉस थीटा इंटू ए कर सकते हो, या फिर ए का कंपोनेंट इधर ले लो, ए कॉस थीटा इंटू जे कर सकते हो। तब आप, तो ये आपके बेसिक फॉर्मूले हो गए करंट डेंसिटी के। और करंट डेंसिटी का यूनिट क्या हो जाएगा, वेल क्लियर है। करंट डेंसिटी का यूनिट करंट का यूनिट डिवाइडेड बाय एरिया का यूनिट। कई बार क्या होता है ना, जब इसको एरिया को हम एस से डिनोट कर देते हैं, वो आपने देखा था जब हम गॉस थ्योरम पढ़ रहे थे, फ्लक्स की बात कर रहे थे, तो उस समय भी हम ऐसा कर लेते थे, ठीक है ना। तो ये हो गया। अच्छा सोचो, एक बार मैं एक इसको वेक्टर फॉर्म में लिख के देखूं यहां से, तो कैसे लिखूंगा। एक बार वेक्टर फॉर्म का सोचते हैं कि इसको मतलब इंटीग्रल फॉर्म में लिख दूं तो कैसे लिखूंगा। तो मैंने लिखा आई, पहले डी आई लिख देता हूं, यहां से लिख रहा हूं, देखिएगा डी आई इक्वल्स टू जे वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ये तो आप समझते ही हैं, ठीक है। अब मैंने कहा आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन जे वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। याद करो आप फ्लक्स को क्या लिखते थे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को आप लिखते थे ऐसे कुछ। इसका मतलब है करंट भी एक तरह का फ्लक्स होता है। अभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो नहीं कह सकते, किसका फ्लक्स होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का था, तो ये इस चीज का है, क्योंकि डीए की जगह तो डीए आ रहा है, ये जे का है, जे यानी कि करंट डेंसिटी का। तो हम कह सकते हैं करंट डेंसिटी का जो फ्लक्स है वो करंट कहलाता है, ठीक है ना। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि द फ्लक्स ऑफ करंट डेंसिटी इज ब्लैंक है, फिलअप करना है, तो बड़ा आसान सा होगा
तो हम उसे करंट कहेंगे। ये हमने यहां से इस डेफिनेशन से बनाया, इस मैथमेटिकल फॉर्म से कंक्लूड किया। तो ये भी एक तरह का हम कह सकते हैं फ्लक्स का रोल प्ले कर रहा है, लेकिन ये किसका फ्लक्स है? करंट डेंसिटी का। ओके